साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के इस नए प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस के लिए हम लोग लूसेंट बुक से लगातार प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और आज का जो हमारा लूसेंट बुक का प्रैक्टिस सेट होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, अगर आप बिहार पुलिस में इस बार तैयारी करना चाह रहे हैं मन लगा के और इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, देखिए बिहार पुलिस में 21,391 पद पर, फॉरेस्ट गार्ड में 720 पद पर और फिर मद्य निषेध में 900 प्लस पदों पर वैकेंसी आ रहा है। समझे कि नहीं? तो 3 वैकेंसी आपके सामने है और तीनों में से किसी में ना किसी में आपको सेट हो जाना है। इसके लिए जो है आपको मेहनत करना होगा और पढ़ना होगा। और लूसेंट अगर आप शुरू से लेकर अंत तक पढ़ जाते हैं तो आपको किसी में ना किसी में सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। बस हमारा कहना काम है, आप करिए या ना करिए, आगे आपकी मर्जी। बाद में आप ही कमेंट करके कहेंगे कि सर हमारा 70 सही था लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ। समझे कि नहीं? इसके लिए आप मेहनत कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है? आप सभी जानते हैं भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है। तो अगर आप एक का ऑप्शन ए प्राकृतिक नियम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का जो अर्थ होता है प्राकृतिक नियम होता है। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर देखिए, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? आप सभी जानते हैं अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो फटाफट 2 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो देखिए, नचिकेता और यम का जो बातचीत है वह कठोपनिषद में प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए और फटाफट सही जवाब बताइएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन में आप लोग गलती करते हैं। ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो आपको सब ऑप्शन पढ़ना होगा। पहला ऑप्शन है, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। संत शंकराचार्य ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। तो ए नंबर सही है। दूसरा देखिए, उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। ये भी सही है। तीसरा देखिए, उन्होंने प्रयागराज को तीर्थकर नाम दिया। तो ये गलत है, ये आपका गलत है। सी नंबर गलत है, ये सही नहीं है। संत शंकराचार्य ने प्रयागराज को तीर्थराज का नाम नहीं दिया। तो इसलिए 3 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी सही नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, माउंट आबू के दिलवारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। माउंट आबू के दिलवारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो 4 का अगर आप ऑप्शन सी सोलंकी ने बता रहे हैं तो सोलंकी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सोलंकी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। माउंट आबू के दिलवारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो सोलंकी ने करवाया। तो 4 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है? ये एक शैली है। तो फटाफट बताइए कि नागर, द्रविड़ और बेसर क्या है? तो एक शैली है। तो ए में शैली नहीं है, बी में भी कहीं शैली नहीं है, सी में है शैलियाँ। भारतीय मंदिर वस्तु की 3 मुख्य शैलियाँ, ये बिल्कुल सही है। नागर, द्रविड़ और बेसर जो है भारतीय मंदिर वस्तु की 3 मुख्य शैली हैं। तो 5 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर देखिए, कौन सा चालुक्य शहर मंदिर का शहर कहा गया? फटाफट बताइए 6 नंबर प्रश्न का। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कौन सा चालुक्य शहर मंदिर का शहर कहा गया? 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। देखिए, 6 का अगर आप ऑप्शन एहोल बता रहे हैं, एहोल, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चालुक्य शहर एहोल जो था मंदिरों का शहर कहा गया। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, चोल शासकों ने किस उद्देश्य से भूमि का विस्तृत माप कराया था? आपको बताना है, माप का मतलब सर्वे होता है। तो चोल शासकों ने किस उद्देश्य से भूमि का विस्तृत सर्वे कराया? अभी भी भूमि का सर्वे होता है। ये चोल शासक, चोल वंश से भूमि का सर्वे जो है होते आ रहा है। तो 7 का सही जवाब बताएं।
तो 7 का ऑप्शन भी सरकार के राजस्व भाग को निश्चित करने हेतु सरकार को कितना लगान देना है, कितने भूमि पर, इसके लिए चोल शासकों ने विस्तृत सर्वे कराया था भूमि का। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। आप सभी जानते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया और जो काम बाकी था वो इल्तुतमिश ने कराया। लेकिन यहाँ 5वीं मंजिल पूछा जा रहा है कि कुतुब मीनार का जो 5वीं मंजिल है उसका निर्माण किसने करवाया, तो उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। जितने लोग भी कुतुबुद्दीन ऐबक बता रहे हैं उनका गलत है और ऐसे ही प्रश्न गलत करके आप लोग चले आइएगा। अगर आप तो पढ़े हैं कि कुतुबुद्दीन मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। 9 का सही जवाब बताएं। किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था, तो इसका सही जवाब अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका एवं रसिका प्रिय की रचना की थी। 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। 2 ही ऑप्शन आपके सामने 50-50 का सवाल है, 2 ही ऑप्शन में से बताना है कि निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियाँ रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिय की रचना की थी। तो केशव इसका सही जवाब हो जाएगा। केशव ने रामचंद्रिका और रसिक प्रिय की रचना की थी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देख लीजिए और फटाफट सही जवाब बताएं। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था। 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था। अगर अल्पतगीन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पतगीन था, यानी ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। फटाफट बताइए, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य। ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य पृथ्वीराज चौहान के लिए प्रयुक्त किया गया है। 12 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए और फटाफट सही जवाब बताइएगा कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत कर दिया गया। आप सभी जानते हैं कि बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया और जब सम्राट जॉर्ज पंचम दिल्ली में 1911 में दरबार लगाया तो उस समय लॉर्ड कर्जन के जितने भी शक्तियाँ थी, जितने भी इसने काम किया था, सबको निराकृत कर दिया गया। तो 13 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था। फटाफट बताइए। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था, तो आशरफ अली। आशरफ अली बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 14 का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कूका आंदोलन का नींव पड़ी थी। 15 का सही जवाब बताएं। कूका आंदोलन का नींव पड़ी थी, बंगाल से नहीं था, बिहार से भी नहीं था। तो कूका आंदोलन की नींव कहाँ से पड़ी थी। कूका आंदोलन की नींव या तो ऑप्शन सी होगा, नहीं तो डी होगा। तो कूका आंदोलन को जो नींव थी वह पंजाब से पड़ी थी। तो अगर 15 का ऑप्शन सी पंजाब में बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आपको याद रखना होगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। 16 का अगर आप ऑप्शन ए महात्मा गांधी बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न को सही कर पाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। बिल्कुल सही जवाब है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति किसका लक्ष्य था। 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति किसका लक्ष्य था।
18 का सही जवाब बताएं। तो 18 का अगर आप ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति किसका लक्ष्य था? तो असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था। अगला प्रश्न 19 नंबर देखिए, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? क्वेश्चन देख लीजिए कि किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यानन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? 19 का सही जवाब बताएं। तो देखिए ये राहुल संकृत्यान जो थे ये छपरा के थे जो 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो छपरा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर का सही जवाब बताएं कि स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? 20 नंबर का सही जवाब बताएं, स्वराज पार्टी के गठन किसका असफलता के बाद हुआ? तो इसका सही जवाब असहयोग आंदोलन हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ। तो 20 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर देखिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। फटाफट सही जवाब बताएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था? आपको बताना है कि दांडी मार्च की शुरुआत कब की गई। तो सभी लोग जानते हैं 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर की गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? फटाफट बताइए कि गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? तो इसका सही जवाब वेब मिलर, वह वेब मिलर था। तो वेब मिलर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर देखिए, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? फटाफट 23 का सही जवाब बताएं। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? तो इसका सही जवाब पुर्तगाल राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई को ही दहेज में दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। तो फ्रांसीसी पूछा जा रहा है, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो लुई 14वें के शासनकाल में, लुई 14वां के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं 25 का कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? तो नियंत्रण बोर्ड को, कंट्रोल बोर्ड को पिट्स इंडिया एक्ट के तहत स्थापित किया गया, नियंत्रण बोर्ड को। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तट नापा जाता है? तो 2 ही ऑप्शन है, तो ये चेन्नई हो जाएगा। चेन्नई तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। तो चेन्नई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी लोग फटाफट आंसर कर देंगे कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है। तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है। ऑप्शन डी नेपाल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में है। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, किस मिट्टी के प्राकृतिक नवीकरण के कारण इसमें उर्वरक के उपयोग की सबसे कम आवश्यकता होती है? क्वेश्चन फिर से पढ़िए, किस मिट्टी के प्राकृतिक नवीकरण के कारण इसमें उर्वरकों के उपयोग की सबसे कम आवश्यकता होती है? तो कौन सी मिट्टी है जिसमें उर्वरक की सबसे कम प्रयोग किया जाता है? तो ये जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी को नवीन मिट्टी भी कहा जाता है और इसमें खाद की उर्वरक की जो है बहुत ही कम आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं, माने शरद ऋतु में भारत में वर्षा किस क्षेत्र में होता है? तो देखिए उड़ीसा और कर्नाटक में नहीं होता है, अरुणाचल प्रदेश बिहार में भी ठंडा में बारिश नहीं होता है, तमिलनाडु कर्नाटक में भी नहीं होता है,
पंजाब तमिलनाडु बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। पंजाब तमिलनाडु में भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के धरातल पत्रकों में धरातल पत्रकों में समोच्च रेखाओं को निम्नलिखित में से किस एक रंग से प्रदर्शित किया जाता है? जो समोच्च रेखाएं होती है उसको किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है, आपको बताना है कि समोच्च रेखा को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए भूरा हो जाएगा, ब्राउन जितने लोग भी बता रहे हैं भूरा उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? 31 नंबर प्रश्न का फटाफट सही जवाब बता देंगे कि किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है। तो 31 का अगर आप ऑप्शन ए राजस्थान बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान राज्य की जो सीमा है पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए और फटाफट सही जवाब बताइएगा। निम्नलिखित में से अधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? 32 का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से सबसे अधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं जलोढ़ मिट्टी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वह उपजाऊ मिट्टी होती है और इसमें उर्वरक का कम प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें पोषक तत्व जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो 32 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर देखिए कि भारत संसार का 7वां बड़ा देश है। इसके अंतर्गत संसार के कुल क्षेत्रफल का लगभग भाग आता है। आप सभी जानते हैं भारत जो है संसार का 7वां बड़ा देश है और इसके अंतर्गत क्षेत्रफल का 2.4% किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए किस राज्य में नहरों द्वारा सिंचित कुल क्षेत्र सर्वाधिक है? फटाफट बताइए, नहीं तो हम तो आंसर बताएंगे ही। तो आप ही बता दीजिए कि किस राज्य में नहरों द्वारा सिंचित कुल क्षेत्र सर्वाधिक होता है। तो 34 का ऑप्शन भी पंजाब हो जाएगा। पंजाब में नहरों द्वारा संचित जो कुल क्षेत्र होता है वो सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा राज्य सीमेंट उत्पादन में अग्रणी है? किस राज्य में सीमेंट का जो उत्पादन है सबसे अधिक होता है? फटाफट बताएं। तो एमपी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एमपी का मतलब होता है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में सीमेंट उत्पादन अग्रणी सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप याद कर लेते हैं तो फटाफट बताइएगा कि चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है। तो 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा गांधी सागर बांध। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखिए मीठे पानी का कलपसर परियोजना अवस्थित है। मीठे पानी की कलपसर परियोजना 2 ही ऑप्शन है, या तो ए होगा नहीं तो बी होगा। तो फटाफट बताइए मीठे पानी का कलपसर परियोजना अवस्थित है। ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने होंगे क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 37 का अगर आप ऑप्शन ए गुजरात बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। गुजरात में मीठे पानी का कलपसर परियोजना अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर, तमिलनाडु में मानसून के समय महीना कौन से हैं? तमिलनाडु में मानसून के महीने कौन से हैं? तो तमिलनाडु में जो मानसून के महीने हैं आपको बता दें यह नवंबर और दिसंबर है। अभी आपको बताएं कि शरद ऋतु में जो है तमिलनाडु और पंजाब में बारिश होती है। तो नवंबर दिसंबर जो होता है शरद ऋतु का ही समय होता है और उस समय तमिलनाडु में बारिश होती है। आगे देखिए रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन और रेड क्लिफ लाइन, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। रेड क्लिफ पूछे तो क्या बताइएगा? तो भारत एवं पाकिस्तान बचाइएगा। रेड क्लिफ पूछे तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच हो जाएगा और मैकमोहन पूछे तो भारत एवं चीन के बीच हो जाएगा। तो यहाँ रेड क्लिफ पूछा जा रहा है तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? सबसे पहले डेल्टा का निर्माण कौन नहीं करती है आपको बताना है। तो देखिए महानदी जो है डेल्टा का निर्माण करती है, गोदावरी नदी भी डेल्टा का निर्माण करती है, कावेरी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो 40 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो कावेरी नदी नहीं, नर्मदा नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, पॉलिटी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है?
ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ऑप्शन आपको पढ़ना होगा, तब सही जवाब देना होगा। तो 41 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले ये देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय देश का उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, बिल्कुल सही है। अगर आपका फैसला हाई कोर्ट नहीं सुनाता है तो आप देश के सुप्रीम कोर्ट में अपील दर्ज करा सकते हैं। ऑप्शन सी है, सर्वोच्च न्यायालय का कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये गलत है। तो 41 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर देखिए, एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु यह भी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए में है, चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा, ये आपका गलत है। उपनिर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी, निर्वाचित होने के लिए तुरंत उपरांत अपनी ये बिल्कुल सही है। अगर आप निर्वाचित हो गए तो आपका अपना जो उपरांत अपनी सदस्यता है वो छोड़नी होगी, समझे कि नहीं? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन थे? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन जो थे भारत के उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति बनने के पहले उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन थे। तो ये आपका नीलम संजीव रेड्डी, नीलमा संजीव रेड्डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो देखिए, किसी भी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या होनी चाहिए 50 होनी चाहिए। तो 50 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो यह आपका नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक, निर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर घोषित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। आगे देखिए, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ से उल्लेख है? आपको बताना है कि भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख मिलता है? तो ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान के उद्देशिका में समाहित नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान के उद्देशिका में समाहित नहीं है। 2 ही ऑप्शन है। तो 47 का जो सही जवाब हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता, ये बिल्कुल सही जवाब है, ये संविधान के उद्देशिका में शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 48 नंबर, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? अगर आप एक नया राज्य बनाना चाहते हैं, जैसे पटना को ही हमें राज्य बनाना है, तो संवैधानिक संशोधन के कैसे बहुमत चाहिए? तो इसका सही जवाब साधारण हो जाएगा। साधारण बहुमत से ही एक राज्य को बनाया जा सकता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह ब्राह्मण आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे? बाह्य आक्रमण है, तो फटाफट बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे? तो इसका सही जवाब अनुच्छेद 355 हो जाएगा। आप देखते हैं कि किसी राज्य में दंगा होता है तो सभी आर्मी को उतार दिया जाता है, माने सेना को जल्दी ही उतार दिया जाता है, क्योंकि स्टेट पुलिस से वहाँ की स्थिति संभलती नहीं है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है अनुच्छेद 355 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? फटाफट बताइए कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो ये कहने वाले व्यक्ति के.एम. नाम्बियर थे। के.एम. नाम्बियर ने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है।
आगे देखिए, निम्न में कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्य सरकार द्वारा एकत्रित और आवंटित किया जाता है? तो आपको बताना है कि कौन सा कर जो है, टैक्स जो है केंद्र सरकार लगाती है, लेकिन राज्य सरकार जो है उस टैक्स को वसूलती है। तो इसका सही जवाब स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? 52 का सही जवाब बताएं। तो ये दोनों तो होगा नहीं, क्योंकि नाबार्ड पूछा जा रहा है। तो नाबार्ड की जो आपका नाबार्ड की जो स्थापना है किस समिति के द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब शिवरामन समिति। शिवरामन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति कौन सी है? देखिए, अभी आम का सीजन चल रहा है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है कि निर्यात हेतु आम की पसंदीदा प्रजाति कौन सी है। आपको बताना है कि आम की पसंदीदा प्रजाति कौन सी है। तो बताइए। ये जो है अल्फांसो है। दशहरी, लंगड़ा और अमरपाली नहीं। हम लोग को तो सफ़ेद मालदेव बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये नहीं होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब अल्फांसो हो जाएगा। आगे देखिए, 54 नंबर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये आपका महालनोबिस मॉडल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 55 नंबर, रेपो रेट विचारणीय होता है। रेपो रेट विचारणीय होता है, तो ये आपका मौद्रिक नीति के अंतर्गत होता है। रेपो रेट विचारणीय होता है मौद्रिक नीति के अंतर्गत। आगे देखिए, बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? तब बुल तथा बियर जो हैं यह आपके शेयर बाजार से जुड़े हैं। शेयर बाजार से संबंधित है बुल तथा बियर। आगे देखिए, भारत सरकार ने किस वर्ष तक सबके लिए आवास योजना की शुरुआत की है? भारत सरकार ने किस वर्ष तक सबके लिए आवास योजना की शुरुआत की है? करंट अफेयर्स का सवाल है। तो ये आपका 2022 तक सबके लिए आवास योजना की शुरुआत की है, लेकिन 2022 कब का ही बीत गया, लेकिन किसी को आवास नहीं मिला। उस पे से मुखिया जी का घूसखोरी और बढ़ गया। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता के माप के लिए सबसे उपयुक्त है? फटाफट बताइए कि निम्न में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता के माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो 58 का देख लीजिए। 58 का जो सही जवाब हो जाएगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, निर्यात आयात एग्जिम बैंक का गठन भारत में किस वर्ष हुआ था? एग्जिम बैंक का गठन जो है भारत में किस वर्ष हुआ था? तो 1982 में किया गया था। निर्यात आयात बैंक, जिसे हम लोग एग्जिम बैंक कहा जाता है, तो 1982 में इसका गठन किया गया था। आगे देखिए, जुलाई 1991 में मुद्रा का अवमूल्यन कितना प्रतिशत किया गया? तो 60 का ऑप्शन भी 20% आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य, ये साइंस का क्वेश्चन शुरू हो गया, तो फटाफट सही जवाब बताएंगे। किसी मनुष्य के द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य, तो 61 का ऑप्शन सी एक पैर पर खड़ा हो, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर कोई मनुष्य एक पैर पर खड़ा हो तो पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा। आगे देखिए, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? सिंदूर आपने तो सुना ही होगा कि ये 2 चुटकी जो सिंदूर है, ये 2 चुटकी सिंदूर कैसे डायलॉग है हम भी भूल गए। तो 62 का सही जवाब बताएं। ऑप्शन सी मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम होता है, और डायलॉग है, आप सभी उसे डायलॉग को सुना भी होगा कि 2 चुटकी सिंदूर का कीमत आप क्या जाने। आगे देखिए, 63 नंबर, बरसात के दिनों में चमड़े पर उगने वाला कवक होता है। बरसात के दिनों में चमड़े पर उगने वाले कवक कौन सा होता है? तो उस कवक का नाम पेंसिलियम होता है। पेंसिलियम याद रखिएगा। अभी बरसात का मौसम चल रहा है और कवक जो उगता है वो पेंसिलियम होता है। आगे देखिए, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। 64 नंबर प्रश्न का फटाफट सही जवाब बताएं। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। 64 का ऑप्शन भी हाइग्रोमीटर से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
आगे देखिए, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है। मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है। तो ये जो प्रोटीन विद्यमान रहता है इस वेसोप्रोसिन कहा जाता है। मानव के बाल चाहे नाखून में जो होता है प्रोटीन विद्यमान रहता है। आगे देखिए, रासायनिक रूप में सूखी बर्फ है। सूखी बर्फ को क्या कहा जाता है। तो सूखी बर्फ को आप सभी जानते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। फटाफट बताएं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। वे आपका टोकोफेरॉल हो जाएगा। टोकोफेरॉल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रखता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। 68 का सही जवाब बताएं। तो वायुमंडलीय दाब से अधिक। हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कण के समान। कण के समान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। आज का लास्ट प्रश्न है और आपको इस प्रश्न का सही जवाब होमवर्क में देकर आना है। आज के लिए 70 प्रश्न काफ़ी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो डेली 10 बजे से जुड़े हमारे क्लास में। जय हिंद, जय भारत।